the audience and to give a welcome to all of you. I'd like to call on. सबने जो कमिटमेंट आज से 1 महीने पहले दी थी, वासियों का है, क्योंकि ड्रीम देखने का हक हर सभी को है। मेरे साथ इसी धरती में मैंने Bring one more. अरे फोटो करा देंगे खुर्शीद भाई, ग्रुप फोटो करा दीजिएगा। ग्रुप फोटो हो जाता है। हाँ, घबराओ नहीं, चिंता मत करो। पूरा हो जाने दो। आ जाओ बच्चे सब, आ जाओ, ग्रुप हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ, नहीं तो तुम लोग आगे नीचे बैठ। पीछे आ जाओ। To see Patna as one of the most vibrant cities. He has an extensive book on the urban poverty elevation in India. Finally, this is a part of a school curriculum for children the citizens into democracy. Small gift. सचमुच ये मेरे लिए पहला अनुभव है जहां मैं बैठकर बिहार के 4 शहरों के स्कूली छात्रों को सुनता रहा, छात्राओं को भी सुनता रहा, और मुझे बहुत भरोसा हुआ है आज कि जब हमारे बच्चे इतना अच्छा और इतना ऊंचा सोच रहे हैं तो बिहार का भविष्य उज्जवल है। इसका पूरा भरोसा मेरे मन में और दृढ़ हुआ। सबसे अच्छी बात इस कार्यक्रम की मुझको लगी है कि जो बच्चे यहाँ बोल रहे थे उन सबों ने अपनी बात को यहाँ प्रस्तुत करने के पहले अपने साथियों के बीच चर्चा की, जिसको उन्होंने कहा सर्वे किया, उनसे बातचीत की है, उनके विचार जानने की कोशिश की है और फिर उसके आधार पर क्या कुछ यहाँ कहना है उसका निर्णय किया है, उसका निश्चय किया है। जिस आत्मविश्वास के साथ युवा वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कौन कहता है कि बिहार पिछड़ा है? मैं हमेशा कहा करता हूं कि बिहार
सबसे ज्यादा प्रतिभा संपन्न प्रदेश है। जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था तो बहुत निराशा थी बिहार में। एक आम तौर पर लोगों की धारणा थी कि जो भी बिहार है वह बच नहीं सकता है। यानी मन में एक भाव था कि जो कुछ भी बिहार में है वो झारखंड इलाके में प्राकृतिक संपदा है, उसी के बदौलत। और एक निराशा का भाव सब जगह। माइक गिरा हुआ है आपका। और मैंने उस समय जानबूझकर अपने पार्टी के मंच से ही लेकिन काफी कार्यक्रम आयोजित किए थे, लोगों के बीच में गया था और हमने एक शुरुआत की थी, एक कोशिश की थी यह बतलाने की कि बिहार में बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार का कोई भविष्य नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ निराशा का वो भाव तो कमता गया, लेकिन फिर भी सबके मन में, बिहार के अंदर जो रहते हैं उनके मन में भी, बिहार के बाहर के लोगों को भी बिहार के बारे में एक नाउम्मीदी का भाव पैदा हो गया कि कुछ भी संभव नहीं है बिहार। जिससे बात कीजिए वो ये कहेगा कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता। अगर उनको छेड़िए तो इसका कोई तर्क नहीं, लेकिन एक परसेप्शन जिसको बोलते हैं, एक आम धारणा बन गई, वो धारणा टूट रही है। अब लोगों को लगने लगा है कि बिहार में बहुत कुछ हो सकता है। बिहार में क्या कुछ नहीं, बिहार की सबसे बड़ी पूंजी है बिहार के लोग। ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ध्यान दें, हमारी जो पीढ़ी जन्म ले रही है, नई पीढ़ी है, उन सबों के डेवलपमेंट पर हम ध्यान दें, उनके विकास पर ध्यान दें, उनके शिक्षा पर ध्यान दें, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहार की विरासत इसकी दूसरी बड़ी पूंजी है। एक तो बिहार के लोग और दूसरा है बिहार की विरासत। कुछ खान और खदान चले गए हैं झारखंड में, लेकिन हमारा बोध गया नहीं गया, राजगीर नहीं गया, मनेर शरीफ नहीं गया, वैशाली नहीं गया, नालंदा नहीं गया, विक्रमशिला नहीं गया। सब कुछ यही है। यही बिहार जहां विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे और आज यहां से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। किसी वक्ता ने ठीक कहा, हालांकि संख्या के बारे में संदेह है, 10,000 की संख्या उसने बताई, लेकिन हाँ बहुत बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस दूसरी जगहों पर हैं। और हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ गिनती के कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और मालूम है इस बिहार में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुला था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो इस देश का 6ठा सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। 6ठा। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वहीं का वहीं था। एक बात दिगर है कि अब वो NIT बन गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो एक भिन्न विषय। कितने कम इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने कम मेडिकल कॉलेज।
जब मैं सरकार बनाने के बाद स्वास्थ्य से संबंधित विषयों की समीक्षा कर रहा था, तो स्वाभाविक है चिकित्सा शिक्षा के बारे में भी चर्चा हुई और हमने पाया कि हमारे इतने कम मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा स्वीकृत कुल जगहें 900 के करीब। और मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम 400 के करीब सीट का ही उपयोग कर रहे हैं। अगर बाकी के 500 सीटों का भी उपयोग करते तो कम से कम 500 बच्चे बिहार के बाहर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने को मजबूर नहीं है। तो एक विचित्र स्थिति है, जो कॉलेज हैं वे भी ठीक से नहीं चल पा रहे। जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थान हो, प्रशिक्षण संस्थान हो, जहां हर प्रकार की पढ़ाई हो सके। प्रतिभा की कौन सी कमी है? बिहार के लोग बाहर जाते हैं, खूब अच्छा करते हैं। बिहार के बच्चों के पढ़ने की पूरी सुविधा यहां नहीं है, जितनी होनी चाहिए नहीं है, बहुत कम। बाहर जाते हैं पढ़ने के। लेकिन अगर देश में किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो, चाहे वो क्लास 3 की नौकरी के लिए प्रतियोगिता हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएं हो, या निजी क्षेत्र में बड़ी और ऊंची नौकरियों को प्राप्त करने के लिए जो अवसर मिलते हों, आप सबों को गौर से देखिए तो पाइएगा कि अगर किसी एक राज्य के लोग सबसे ज्यादा क्वालिफाई करते हैं, कंपीट करते हैं, तो उस राज्य का नाम है बिहार। इतना प्रतिभा संपन्न राज्य है। अगर यहां सुविधाएं मुहैया कराने में हम सक्षम हों, सफल हो जाए, तो जो यहाँ के निवासी हैं उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उतना ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के एक सुविख्यात नेता हैं, अभी केंद्र में मंत्री भी। एक दिन उन्होंने मुझको कहा कि हमने एक सर्वेक्षण कराया है और पाया कि पूना शहर में, सिर्फ एक शहर पूना में 18,000 बिहार के लोग हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे। कुल लड़के लड़कियों की संख्या पढ़ने वालों की वहां 18,000, अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। 18,000 सिर्फ पूना शहर में है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं। अगर पूरे महाराष्ट्र की गिनती कर लीजिए और दूसरे राज्यों की गिनती कीजिए, कर्नाटक के जहां के सुल्तान साहब आए हुए हैं, आंध्र प्रदेश और अब तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में जो नए कॉलेज खुल रहे हैं उसका भी सर्वेक्षण करके देख लीजिए। वो सभी कॉलेज बिहार के बच्चों पर चल रहे हैं। तो बाहर जाना पड़ता है, लोग पढ़ना चाहते हैं, प्रशिक्षित होना चाहते हैं, देश के विकास में योगदान करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहां साधन नहीं। और मुझे खुशी हुई, लगभग सबों ने इस विषय पर जोर दिया। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारा पूरा ध्यान इस विषय पर है और हमारे यहाँ अच्छे कॉलेज के, अच्छे इंजीनियरिंग के, मेडिकल साइंस के, लॉ के, मैनेजमेंट के, यानी हर प्रोफेशनल क्षेत्र से संबंधित इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आए। यहाँ पर भी अच्छा शोध हो। एक जमाना था खूब शोध होता था, पटना विश्वविद्यालय का अपना स्थान था। दिल्ली विश्वविद्यालय भी पटना विश्वविद्यालय का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये बहुत जमाना पहले की बात नहीं है, ये बात 25 साल पहले तक की।
लेकिन आज हालत ठीक नहीं। तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, कॉलेजेस खुले, बल्कि जो एजुकेशन हो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। आज जब हम देखते हैं, एक तरह से हम स्वयं सबसे ज्यादा असंतुष्ट है यहाँ की व्यवस्था से, और तब हमने पाया कि इतनी प्रतिभाएं, मैं तो सिर्फ 6 को सुन सका, 60%। हमको खुर्शीद साहब ने कहा कि उनको सीडी देंगे और जरूर पूरा रिपोर्ट भी देंगे। वक्त निकालकर हम सब बच्चों की बात हम जरूर पढ़ेंगे। देखना तो शायद संभव न हो पाए, लेकिन यात्रा के दौर में पढ़ मैं जरूर लूंगा सबके विचार। अगर देख पाता तो उनके हाव भाव से भी कुछ और बेहतर समझ बनती। तो जब इस हालत में इतना ऊंचा सोचने वाले, इतना अच्छा बोलने वाले, और सबसे मुझे जो प्रसन्नता हुई कि सबने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी। कोई संकोच नहीं है, कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, मुक्त भाव से लोगों ने अपनी बात रखी। और ये है पूरी उनकी जो पर्सनालिटी है इस परिस्थिति में भी विकसित हो रही है, और मुझको उनमें बड़ी संभावना दिखती है। एक ने तो कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आज के दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। उम्मीदें बहुत है, अपेक्षा बहुत है। मैं उससे घबराता नहीं हूं, मैं कठिनाइयों को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और कठिनाइयों का रोना भी नहीं रोऊंगा। जब यहां मैं आया तो पहले से ये मेरे ध्यान में नहीं था, लेकिन जब मैं यहां आने के लिए तारामंडल के रास्ते में इंटर कर रहा था तो मैंने अपने सहयोगी को कहा कि डीजीपी को फोन लगाइए। और यहां आते आते तब तक वो फोन नहीं लगा पाया, तो हमने कहा कि डीजीपी जहां हो उनको बुला लेना। और 2-3-4 मिनट के अंदर डीजीपी यहां पहुंच गए। मैं चाहता था कि बच्चों की बात सुने। जैसे आप प्रतिनिधि के तौर पर युवा पीढ़ी की बात को यहां रख रहे हैं, उसी प्रकार से प्रतिनिधि के तौर पर हमने डीजीपी को, डायरेक्टर जनरल पुलिस को बुलाया कि बच्चों की बात आप सुनिए। इनकी क्या अपेक्षा है, किस प्रकार की पुलिस होना चाहिए। एक ने कहा कि साहब थाना जाने से डर लगता है, जाना भी मत। रोज मैं इन लोगों को बताता हूं, पुलिस का काम लोगों को सहयोग देना है, लोगों के मन में सुरक्षा का एहसास पैदा करना। और एक बात मैं और कहूंगा, सबने खुलकर अपनी बात कही है, इसलिए मैं भी खुलकर एक बात कहूंगा कि जिस प्रकार से यहां बोलने में साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया, उसी प्रकार से जीवन में साहस और आत्मविश्वास का परिचय देना। साहस की कोई दवा नहीं, सब कुछ मनोवैज्ञानिक। साहस मन के अंदर से पैदा होने वाली चीज। किसी के सामने डरना नहीं। विनम्रता एक चीज है, कभी भी विनम्रता और शिष्टाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन साहस, हिम्मत और उसके साथ साथ हौसला। अगर हौसला नहीं हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे बड़ा बनने के लिए बड़ा सपना देखना चाहिए, और कोई सपना नहीं देखेगा तो कुछ नहीं कर सकता। सपना देखना जरूरी है।
और उसी प्रकार से मन में हौसला रखना भी जरूरी है। तो साहस और आत्मविश्वास के साथ जिस प्रकार से युवा पीढ़ी का जो सोच है, कैसा बिहार चाहते हैं, तो इन विचारों से मैं भी अवगत हुआ और बहुत प्रसन्नता हुई। खेती के बारे में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सोच रहे हैं और कुछ यहां आकर के आप लोगों की बात को सुनने के बाद लगा कि ठीक ही दिशा में हम लोग भी सोच रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुल मिला जुलाकर जो भाव उभरा है, बेरोजगारी की समस्या दूर होनी चाहिए। लेकिन एक ने कहा कि हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। 8.5 करोड़ की आबादी है, जरा हिसाब कभी जोड़ना, मतलब कितने परिवार हुए, हिसाब जोड़ करके बताओ। अरे 1 करोड़ से तो बहुत ज्यादा, 2.25 करोड़, और 2.25 करोड़ लोगों को सरकारी खजाने से अगर नौकरी दी जाए तो एवरेज क्या है, मिनिमम एक अंदाज के लिए लगा लो तो 10,000, 11,000, 12,000 रुपया प्रति महीना। तो जरा जोड़ लो, उसके हिसाब से कितना बड़ा बोझ आएगा। वो पैसा कहां से आएगा? टैक्स से आएगा। और इतना बड़ा टैक्स नेट हो सकता है बिहार? संभव। परिवार नियोजन लागू किया जाए। अब अभी परिवार के आप युवा सदस्य हैं, कल आप भी अपना परिवार बसाएंगे। इस बात को जरूर ख्याल रखें। नियोजित परिवार आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत आवश्यक है। लेकिन सिर्फ बढ़ती हुई आबादी के कारण हमारी समस्याएं नहीं है, यह भ्रम नहीं पालना चाहिए। अगर ठीक से प्लानिंग हो और लोगों की उसमें भागीदारी हो तो ये 8.5 करोड़ की आबादी या 10 करोड़ की आबादी को, बिहार को समुन्नत और खुशहाल बनाया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं पालना चाहिए। मैं कह रहा था कि सरकारी नौकरी का मतलब ही रोजगार नहीं होता, रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए। उसका एक छोटा सा हिस्सा है सरकारी नौकरी, लेकिन अपॉर्चुनिटी, अवसर, कोई पढ़ता उसको काम करने का अवसर मिलना चाहिए। बुनियादी चीज है अवसर, अपॉर्चुनिटी। और जब अपॉर्चुनिटी प्राप्त होता है उसी से रोजगार मिलता है, काम मिलता है। तो रोजगार जरूर होना चाहिए। और यह बिल्कुल सही है कि अगर हम लोगों के लिए रोजगार का प्रबंध नहीं कर पाए, मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, रोजगार की बात कर रहा हूं। और बेरोजगारी हर तबके में, सिर्फ जो पढ़ा लिखा तबका है उसी में नहीं है, गांव में रहने वाला जो तबका है उसमें भी बेरोजगारी। उनको रोजगार देने के लिए भी हम लोगों ने एक बड़ी योजना की शुरुआत कर दी। देश भर में चुनिंदा जिलों में लागू की गई है, हमारे बिहार में भी केंद्र और राज्य ने मिलकर तय किया था। कुछ चुनिंदा जिलों में हमने उसके बारे में निर्णय लिया कि नहीं, ये सभी जिलों में लागू हो। तो अभी 2 फरवरी से वो सभी जिलों में लागू हो, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। तो रोजगार, काम और सबके लिए काम का अवसर मिलना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। और अगर काम का अवसर लोगों को नहीं मिलेगा तो वो गलत रास्ते पर जाएंगे, उग्रवाद की तरफ जाएंगे। कभी कभी देखा गया है कि अपराध की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं बेरोजगारी के, तो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो रोजगार बहुत जरूरी चीज है। और नीतियां कौन सी होनी चाहिए जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। अब बिहार कृषि पर आधारित है, तो अगर कृषि पर आधारित उद्योग लगे, किसी ने बहुत अच्छा कहा, जूट उद्योग की बात की,
चीनी उद्योग की बात की, तो मुझको इतनी प्रसन्नता हुई कि व्यावहारिक सोच है। आज जितनी बातें कही गई है, अगर हमने सबकी बातों को गौर से सुना और अगर कुछ करना हो तो एक बात मैं और बताता हूं, सुनना चाहिए। अगर जीवन में कुछ करने की तमन्ना हो तो हमेशा सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। ये तो सब बताएं, लेकिन मैं एक बताऊंगा और खास करके अपने उस युवा मित्र को कहूंगा जिसने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। इसके लिए जरूरी है सुनना, सुनते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनिए। बहुत बार लोग सुना करके संतुष्ट हो जाते हैं, मैंने अपनी बात कह ली, और उसके बाद आप जो कहिए उसको मानने को तैयार हो जाते। तो समाज को चलाने के लिए जरूरी है कि जिसके पास जवाबदेही हो वो सबको सुने। और ठीक कहा हमको सुल्तान साहब ने, यहाँ आने के बाद हमने पूछा तो इन्होंने कहा कि देखिए साहब, अगर कोई परिवार अपना घर बनाता है तो उसमें सबसे पहले देखता है कि हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे। और खुर्शीद साहब ने कहा कि बच्चे से पूछता है कौन सा रंग होना चाहिए तुम्हारे कमरे का। तो क्यों नहीं, एक बिहार का निर्माण हो रहा है, एक नए बिहार का निर्माण करना है, तो हमारे बच्चे क्या सोचते हैं उनको भी जरूर सुनना चाहिए। मैं तो सबको सुनने का आदी हूं और सुनता रहता हूं। आज का सुनना बहुत आनंददायक था और बहुत उत्साहवर्धक था। मुझको बिहार का भविष्य उज्जवल दिखता है। जो बिहार में संभावनाएं हैं, आज के इस कार्यक्रम में वो उद्घाटित भी हुई, और कुछ स्कूलों के कुछ बच्चे यहां पर आए हैं और मुझको पूरा यकीन है कि किसी इलाके के भी किन्हीं स्कूलों का चयन कर लिया जाए और उसमें इसी प्रकार की प्रतिभाएं मिलेगी। तो मैं सबको अपनी शुभकामना देता हूं। आयोजकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझको बुलाया और मुझको ये अवसर दिया कि मैं नई पीढ़ी का सुन सका और नई पीढ़ी के सपनों का बिहार बने। मैं इतना ही कहूंगा आज अपने बच्चों के बीच में कि नई पीढ़ी के सपनों का बिहार बन सके, इसके लिए ही मैं प्रयत्न करूंगा और उसमें सबके सहयोग की जरूरत है। आप सबका व्यक्तिगत जीवन तरक्कियों से भरा हुआ हो, आप ऊंचाइयों को प्राप्त करें, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। यही हमारी शुभकामना है और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत